अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ ऑयल एंड गैस वेल सीमेंटिंग ऑपरेशन एंड डिजाइन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक विस्कोसिटी को, उसके यूनिट को और उसके मेजर करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जेल स्ट्रेंथ को, वाईपी ऑफ द मड को। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्लास्टिक विस्कोसिटी, जेल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट यानी कि यील्ड स्ट्रेस या आप इसको वाईपी कह लें, ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि वेल की पूरी इंटीग्रिटी, वेल का पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड कर रहा होता है आपके मड के ऊपर। तो मड को अंडरस्टैंड करना और मड की प्रॉपर्टीज का पता होना आपको बहुत जरूरी है। ये हम मड स्कूल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम मड की जो प्रॉपर्टीज हैं वही तकरीबन सीमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि अगर हम मड की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली हमें समझ आ जाती हैं। क्योंकि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं दोनों, चाहे मड की बात की जाए या सीमेंट की बात की जाए, दोनों आपके बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं, दोनों बिहेव करते हैं एज अ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। और दोनों की रियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बिंगम प्लास्टिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आप मड की प्रॉपर्टीज को समझें या सीमेंट की प्रॉपर्टीज को समझें, प्लास्टिक विस्कोसिटी मड की भी प्रॉपर्टी और सीमेंट की भी प्रॉपर्टी है। जेल स्ट्रेंथ और वाईपी मड की भी प्रॉपर्टी और सीमेंट की भी प्रॉपर्टी है। और मड की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे क्यों जरूरी है, मैं मड का बार बार जिक्र क्यों करता हूँ, मड का बिहेवियर क्यों डिस्कस करता हूँ, वो भी हमें पता चलेगा जब हम सीमेंटिंग ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मड के बगैर तो आपका ड्रिलिंग का कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। जब आप केसिंग को वेल बोर के अंदर रन करते हैं तो रन करते हुए आपके वेल के अंदर मड मौजूद होता है। अगर आपको किसी वजह से केसिंग पुल आउट करना लग पड़ जाए, जब आप पुल आउट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वेल के अंदर मड मौजूद होता है। जब आप सीमेंटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सीमेंटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी आपको मड सर्कुलेट करवाना पड़ता है आपके वेल बोर के अंदर। तो वो हम सीमेंटिंग ऑपरेशन में देखेंगे कि मड की सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं। वो सारी डिटेल्स हम सीमेंटिंग ऑपरेशन के अंदर देखेंगे। लेकिन जब हम सीमेंटिंग ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तो लो वाईपी मड की वहां पे सर्कुलेशन आएगी, जिसकी हम डिटेल्स उस ऑपरेशन के दौरान ही देखेंगे। तो मड की प्रॉपर्टीज का, बेसिक प्रॉपर्टीज का अंदाजा होना आपको बहुत जरूरी है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा और हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे अगर आपके लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप इस लेक्चर को सुने, वरना आपके लिए लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अच्छा जी, प्लास्टिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। प्लास्टिक विस्कोसिटी हम सब जानते हैं, हम सब पिछले लेक्चर्स से देखते हुए आ रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। यील्ड पॉइंट के बाद, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अटेन करने के बाद, उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मिलने के बाद आपका लिक्विड डिफॉर्म होना शुरू होता है, आपका लिक्विड मोबिलाइज हो जाता है, आपका लिक्विड मूव करना शुरू करता है। और इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड बिल्कुल इस तरह बिहेव करेगा जैसे आपका न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेव करता है। तो जब आप बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइड कर दें और वो मूव करना शुरू कर दे, उसके उसकी मूवमेंट के दौरान जो उसके अंदर विस्कोसिटी होगी, वो प्रॉपर्टी जो उसको मूव होने से रोकेगी, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी प्लास्टिक विस्कोसिटी। सो सिंपली वी कैन डिफाइन द प्लास्टिक विस्कोसिटी एज that it is the viscosity of the Bingham plastic fluid. And mathematically, we can define the plastic viscosity as that it is the ratio of the shear stress over rate of deformation. Shear stress और rate of deformation को आप divide करते हैं तो आपके पास plastic viscosity की value आ जाएगी। और we can also define the plastic viscosity as that it is the slope of the shear stress versus rate of deformation curve for the Bingham plastic fluid. हमने ये पॉइंट भी इसके अंदर डिस्कस किया था कि जब तक आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस नहीं देंगे, इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से पहले पहले तक आपका जो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है वो इस रीजन के अंदर बिहेव कर रहा होगा एज अ सॉलिड। यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। मैंने आपको इसकी एग्जांपल कंसीडर करने के लिए कहा था कि आप अगर टूथपेस्ट की बॉटल अपने हाथ में रखें तो आप देखेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के ऊपर उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो सॉलिड है।
वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा होता है, उस वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जरा सा एक्सपेंड होगा, जैसी फोर्स हटाएंगे वो वापस आ जाएगा। तो एज अ प्लास्टिक बॉडी, एज अ रिजिड बॉडी वो बिहेव कर रहा होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अचीव करने के बाद वो डिफॉर्म होना शुरू होता है। यानी कि उसको जब आप शेयर स्ट्रेस, उसको जब आप यील्ड स्ट्रेस प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद वो डिफॉर्म होना शुरू होता है और उसके बाद वो अपनी पोजीशन को रीअटेन नहीं कर सकेगा। तो ये वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो है, ये इस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस तक आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड बिहेव करेगा एज अ सॉलिड। और आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, योर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड विल बिहेव एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक तो ये कि इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सॉरी, इधर मुझे पीवी लिखना चाहिए था। एक वजह तो ये है, इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होगी और वो बराबर होगी शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का रेशियो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी। प्लास्टिक विस्कोसिटी बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर प्रोड्यूस क्यों होती है? इसी वजह से प्रोड्यूस होती है कि जिस वजह से बाकी सारी विस्कोसिटीज प्रोड्यूस होती हैं। एक वजह है कि उसकी सरफेस के साथ मिलने वाली उसको फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी वजह है कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स की आपस में लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरी वजह है कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर जो सॉलिड कंटेंट मौजूद होता है वो भी आपके लिक्विड को विस्कस कर देता है, वो भी उसको रेजिस्ट करता है मूवमेंट से। तो ये कुछ वजह है आपकी प्लास्टिक विस्कोसिटीज की। विस्कोसिटी का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको लेक्चर नंबर 1A के अंदर मिलेगा। प्लास्टिक विस्कोसिटी का यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिक विस्कोसिटी मेजर होती है सेंटीपॉइस के अंदर। इसके अलावा प्लास्टिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो डिवाइस कहलाती है रियोमीटर। तो रियोमीटर के अंदर हम करते क्या है, रियोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं, रियोमीटर के अंदर, rheometer is a laboratory device which is used to measure the plastic viscosity of the Bingham plastic fluids, or we can say fluids, simply fluids. And with the help of rheometer, we can also estimate the yield stress, or we can say YP of the drilling fluid or cement slurries. तो अगर आपने रियोमीटर को अंडरस्टैंड करना है तो मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर एक वीडियो लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। इसको मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा यूट्यूब वीडियो की। आपने सबसे पहले तो ये वीडियो देखनी है रियोमीटर की। आप इस वीडियो को देखें, इधर आप इस लेक्चर को पॉज करें, इस वीडियो पे जाएं, इसके लेक्चर को अंडरस्टैंड करें। ये जो इंस्ट्रक्टर आपको रियोमीटर की रीडिंग लेना सिखाता है, ये आप ड्रिलिंग इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरा देखकर आए सही से, थोड़े से इसके नोट्स बनाएं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रियोमीटर आपकी प्लास्टिक विस्कोसिटी किस तरह मेजर करता है। अच्छा, अगर आपने देख ली है तो गुड है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि आपको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान भी समझ आ जाए। रियोमीटर के अंदर आप करते क्या है कि रियोमीटर के अंदर आप देखेंगे कि एक रॉड लगी हुई होती है, जिसको आप ऊपर से आरपीएम देंगे। आप उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आरपीएम पे सेट करेंगे तो वो रोटेट करेगी। उस रॉड का काम है रोटेट करना। इसके बाद आप टॉप पे आप देखेंगे, अगर आप चाहें तो आप अपनी ड्रिलिंग लैब के अंदर जाके देख भी सकते हैं, रियोमीटर एनईडी की ड्रिलिंग लैब के अंदर मौजूद है। तो आप देखेंगे एक रॉड लगी हुई है, टॉप पे इसका एक डायल लगा हुआ होता है, डायल के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, और वो डिजिटल डायल होगा, या डिजिटल डायल नहीं भी है तो वो आपका मैनुअल डायल, मैकेनिकल डायल होगा, और वो आपको रीडिंग्स देगा। वो किस चीज की रीडिंग होगी, क्या होगी, वो अभी देखेंगे। तो ये एक रॉड है जिसके थ्रू आप आरपीएम देंगे उसको, अपने फ्लूइड को आप रोटेशन देंगे, इस रॉड को रोटेशन देंगे, और ऊपर एक डायल लगा हुआ है जो आपको एक रीडिंग देने वाला है। आप क्या करते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपने एक जग के अंदर, एक आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप आपके पास कंटेनर होता है, उसके अंदर आप अपना लिक्विड भरते हैं, आप अपना मड रखते हैं, और उस मड से फिल्ड लिक्विड को आप इस रियोमीटर के अंदर रख देते हैं। आप ये रॉड देख सकते हैं, ये वो रॉड है जो आपके आरपीएम देने पर रोटेट करेगी। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने इस कंटेनर को, इस सिलेंडर को जिसके अंदर आपका ड्रिलिंग फ्लूइड या आपकी सीमेंट स्लरी मौजूद है, आपने इस रॉड के नीचे रखा है,
इसके इधर सेट किया इसकी पोजीशन पे, उसके बाद आपने इसको एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर रियोमीटर को सेट कर दिया है। आप पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज के ऊपर आप इस रियोमीटर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेट से आपने 600 आरपीएम के ऊपर सेट कर दिया अपने रियोमीटर के ऊपर, रियोमीटर को, तो होगा क्या कि आपके सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर लिक्विड है, रियोमीटर की रॉड उसके अंदर है, तो जब वो 600 आरपीएम से रोटेट करेगी तो आपका लिक्विड भी रोटेट, आपके लिक्विड के अंदर भी मोशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मतलब एक स्टीयरिंग आप समझ ले, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन के अंदर चम्मच चला रहे हैं, वो वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मैंने आगे एक डायग्राम भी मेंशन किया। ये बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है जैसे आप चम्मच लेके ग्लास के अंदर शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं या नमक का सॉल्यूशन बना रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, आप ऊपर से आरपीएम दे रहे हैं, मतलब आप उस लिक्विड को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस लिक्विड को मोबिलाइज करवा रहे हैं, उस लिक्विड को डायनेमिक स्टेट के अंदर लेकर आ रहे हैं। यानी कि आप रियोमीटर के थ्रू उस लिक्विड को डिफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस लिक्विड को 600 आरपीएम के हिसाब से डिफॉर्म कराने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगी, तो वो वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आपको रियोमीटर के टॉप पे जो डायल है उस डायल के ऊपर दिख जाएगी। तो रियोमीटर का जो डायल होता है, अब वो डायल मैकेनिकल है या डिजिटल है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो डायल है वो बेसिकली आपको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है। तो आप आरपीएम के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आरपीएम पे अपने रियोमीटर को सेट करते हैं, वो क्या करता है कि आरपीएम, आपके जो ड्रिलिंग फ्लूइड को वो आरपीएम ट्रांसफर हो रहा है, और उस ड्रिलिंग फ्लूइड को उस पर्टिकुलर आरपीएम पे डिफॉर्म करवाने के लिए आपको कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, वो आपको नोट आपको शो हो जाता है आपके रियोमीटर के ऊपर। तो आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1, वी सेट द रियोमीटर एट 600 आरपीएम। आपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, यूट्यूब की वीडियो के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखा होगा, वी सेट द रियोमीटर 600 आरपीएम एंड मेजर्ड द रीडिंग दैट इज शोन बाय द रियोमीटर ऑन द डायल। और रियोमीटर अपने डायल के ऊपर असल में क्या दे रहा होगा, वो शेयर स्ट्रेस वैल्यू दे रहा होगा। वो शेयर स्ट्रेस वैल्यू है जो आपके लिक्विड को 600 आरपीएम पर डिफॉर्म कराने के लिए यूज हो रही है। Then we set the rheometer at 300 rpm and measured the reading that is shown by the dial. तो आपने क्या किया, आप उसको 300 आरपीएम पे डिफॉर्म कराने की कोशिश की, 300 आरपीएम पे डिफॉर्म करवाया, और इस डिफॉर्मेशन के लिए आपको कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है वो आपको आपके रियोमीटर के ऊपर शो हो जाएगा। अब आप अगर इस ग्राफ को देखें, सॉरी, अब अगर आप अपने इस ग्राफ को देखें, ये आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, ये शेयर स्ट्रेस है। मैं कह देता हूं कि मैं 600 आरपीएम का शेयर स्ट्रेस इसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो इस ग्राफ के अंदर आप 600 आरपीएम, अगर ये ग्राफ आपके पास मौजूद है उस लिक्विड का, तो आप जाके देख लेंगे कि 600 आरपीएम पे आपको कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है। तो आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है, जो डिफॉर्मेशन रेट है लिक्विड का, वो एज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ट्रीट किया जा रहा है, कि आप उसको डिफॉर्म कर रहे हैं और इस स्पीड से, इस वैल्यू से उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा। तो शेयर स्ट्रेस को आप एज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी देख रहे हैं और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आप खुद सेट कर रहे हैं। इस वजह से आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है और आपका शेयर स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट ये भी कह सकता था कि यार मैं शेयर फोर्स लगाता हूं तो लिक्विड डिफॉर्म होता है, ज्यादा शेयर फोर्स ज्यादा डिफॉर्मेशन, कम शेयर फोर्स कम डिफॉर्मेशन, वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है कि आप जो अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हुए आए वो बिल्कुल ठीक है। आप ज्यादा रेट से डिफॉर्म करवाने के लिए ज्यादा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ रहा है, कम रेट से डिफॉर्म करवाने के लिए कम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ रहा है। यानी कि डिफॉर्मेशन आप सेट कर देते हैं लिक्विड की कि इस रेट से डिफॉर्म करवाओ लिक्विड को, और उस रेट से डिफॉर्म करवाने के लिए कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है वो आप मेजर कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका रियोमीटर काम कर, तो आपने 600 आरपीएम पे सेट किया रियोमीटर को और आपने डायल से डिफॉर्मेशन शेयर स्ट्रेस देख लिया कि कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है। अगर वो हाई विस्कस लिक्विड होता, अगर वो हाई विस्कस लिक्विड है तो उसको 600 आरपीएम के ऊपर रोटेट करवाने के लिए जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, और अगर वो लेस विस्कस लिक्विड है तो 600 आरपीएम पे कम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस से
रोटेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों को आपने रियोमीटर्स के अंदर सेट किया और आपने दो रियोमीटर्स को 600 आरपीएम पे ऑपरेट कराना शुरू कर दिया, तो जो हाई विस्कस लिक्विड है 600 आरपीएम के ऊपर उसकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, लेट से 80 आ रही होगी, और जो लेस विस्कस लिक्विड है तो 600 आरपीएम की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू उसके अंदर कम आ रही होगी, लेट से आप कह लें 50 आ रही होगी, 60 आ रही होगी, 75 आ रही होगी, 70 आ रही होगी। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है आपका रियोमीटर। 600 आरपीएम पे सेट किया, डायल से आपने शेयर स्ट्रेस मेजर कर लिया, आपने 300 आरपीएम पे रियोमीटर को सेट किया, आपने शेयर स्ट्रेस मेजर कर लिया। अब आपके पास दो शेयर स्ट्रेस वैल्यूज आ गई, एक 600 आरपीएम पे, एक 300 आरपीएम पे। दोनों वैल्यूज को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया, आपके पास लिक्विड की प्लास्टिक विस्कोसिटी आ जाएगी, एंड द प्लास्टिक विस्कोसिटी विल बी इन सेंटीपॉइस। ये जो आप रीडिंग नोट कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस की, ये पाउंड्स पर 100 फीट स्क्वायर के अंदर होगी, पाउंड्स पर 100 फीट। ये जो डायल आपको रियोमीटर का रीडिंग दे रहा होता है वो पाउंड्स पर 100 फीट स्क्वायर की फॉर्म के यूनिट में रीडिंग दे रहा होता है। तो 600 आरपीएम पे सेट करने के बाद जो आप डायल पे रीडिंग नोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 80 आती है, तो वो 80 पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर है। 300 आरपीएम पे सेट रियोमीटर को सेट करने के बाद आप जो रीडिंग नोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 47 आती है, तो 47 पाउंड्स पर 100 फीट स्क्वायर है। तो दोनों वैल्यूज को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपली आपके पास प्लास्टिक विस्कोसिटी आ जाएगी, एंड द प्लास्टिक विस्कोसिटी विल बी इन सेंटीपॉइस। इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने से सेंटीपॉइस कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें एम्पेरिकली प्रूवन है, लेबोरेटरी के अंदर प्रूवन चीज है। अच्छा, उसके बाद हमें अगर वाईपी कैलकुलेट करना हो तो हमने क्या करना है, जो हमें 300 आरपीएम के ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिली थी उसमें से हमने प्लास्टिक विस्कोसिटी को माइनस करवा देना है, हमारे पास वाईपी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यील्ड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप 300 आरपीएम पे रियोमीटर से वैल्यू लें शेयर स्ट्रेस की, आप 600 आरपीएम पे वैल्यू लें और दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवा दें, प्लास्टिक विस्कोसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपने वाईपी कैलकुलेट करना है तो 300 वाली जो आपकी शेयर स्ट्रेस की रीडिंग थी उसके अंदर से आप प्लास्टिक विस्कोसिटी माइनस करवा दें, आपके पास प्लास्टिक विस्कोसिटी आ जाएगी। द यूनिट ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी विल बी सेंटीपॉइस, whereas the unit of yield point, or we can say yield stress, will be in pounds per 100 feet square। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्लास्टिक विस्कोसिटी को हम रियोमीटर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरह मेजर करते हैं। इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, मिलते हैं इस लेक्चर के पार्ट बी के अंदर। थैंक यू सो मच।